तो एस्ट्रोलॉजी इज मोर इंजीनियर। आपने ज्योतिष शास्त्र और हमारे जो वेद है उसका एक कनेक्शन बताया था, और वहाँ पर आप बताते हो कि ये जो वेद है हमारे, उसी के अंदर सारी बातें हैं, और ज्योतिष जो विद्या है, जो शास्त्र है, वो उसी का एक पार्ट है। तो ज्योतिष को वेदों की आंख कहा गया है। दैट मीन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेद। 10 साल के बाद आपको पता चला यार मुझे तो ये डॉक्टरी नहीं करनी थी, मुझे तो इंजीनियरिंग करना चाहिए था। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे एक विमान दुर्घटना हुई, वो ज्योतिष में बिलीव करते होते, तो उसमें क्या उनकी जो लाइफ थी वो सरवाइव कर सकती थी? इसके बारे में कुछ बताइए। कॉस्मोलॉजर, यस। वैसे एस्ट्रोलॉजर सुना है, हाँ, ये कुछ नया है। आपको बता देगा भाई आपको कौन सा फील्ड अच्छा है, आपका टाइम कब अच्छा है। तो रिलेशन बिल्डअप में भी एस्ट्रोलॉजी बहुत ही हेल्प करता है। एक एस्ट्रोलॉजर फिनेंशियल फील्ड में कैसे हेल्पफुल हो सकता है? बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, वही हम प्रिडिक्ट करते हैं, और उसमें भी हमारा एक्यूरेसी 90% है। शेयर बाजार ले लो, कमोडिटी बाजार ले लो, आप क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत। ज्योतिष विद्या के माध्यम से बता देते हैं कि भाई तेरे साथ आने वाले ये समय में ये अच्छा होगा या इतना बुरा हो सकता है। तो वो जानने के बाद क्या वो अकर्मणीय होने का कोई चांस नहीं है क्या? ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन क्या होता है? पैसे के बारे में, शादी के बारे में, वीजा के बारे में, किस बारे में लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं? 2 ही दरवाजे ऐसे हैं कि दुनिया का हर इंसान वहाँ जाता है। एक तो भगवान का घर, एक ज्योतिष का घर। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को परिणाम कैसे मिलता है? वो तो सब फैकोलॉजी में बहुत चलता है, हाँ। एस्ट्रोलॉजी में नहीं चलता। नमस्कार, मैं हूं विवेक सुरानी, एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। और मैं हूं ईशान सुरानी, एक ई कॉमर्स बिजनेस कोच। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट में, जिसका नाम है इनर वाइब्स। यहाँ मिलती है वो सच्ची बातें जो किताबों में नहीं, सिर्फ जिंदगी के अनुभवों से मिलती है। वेलकम मौलिक भाई। शुभम। शुभम, खूब खूब धन्यवाद विवेक जी। मौलिक भाई, आज के हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत में जो मेरी क्यूरियोसिटी है वो यही है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एजुकेशन और कॉस्मो गुरु तक की जो आपकी सफ़र है वो कैसे रही, उसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से मेरा जुड़ाव रहा था बचपन से। फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी थोड़ा बहुत पसंद था। ओके। ऐसे तो पढ़ाई लिखाई में शौक ज़्यादा था नहीं बट फिजिक्स अट्रैक्ट करता था, मैथ्स अट्रैक्ट करता था। ओके। उसी समय में मेरे मदर का वीआरएस लेने का हो गया और उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई शुरू कर दी। ओके। घर बैठे क्या करेंगे। फिर उन्होंने ऐसा फाइंडिंग किया कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजी अच्छे से समझ सकूंगा। ओके। और समझ लो 18-19 साल में इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली कम रहेगा, मानेंगे भी नहीं, बिकॉज साइंस स्टूडेंट्स हूँ तो हमारा वो थॉट प्रोसेस रहता है कि ये सब कैसे होगा, ये होता है, लॉजिक वाला दिमाग से। हाँ, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन था। बट एक इंस्पिरेशन था मेरे नाना जी। मेरे नाना जी बेसिकली वो यहाँ बड़ी एक हॉस्पिटल में बड़ी पोस्ट पे थे, तो बट उनको हमने देखा था, जो कुंडली देख के बोलते थे वो होता था। अच्छा। बहुत सारे मैंने इंसिडेंट्स देखे थे, तो एक इंस्पिरेशन था, कुछ तो है। और नाना जी को हम जानते थे कि उन्होंने पैसे के लिए करते हैं ना फेम के लिए करते हैं, तो समथिंग इज देयर। एक इंस्पिरेशन वो था। तो बस वहाँ से मेरी एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई शुरू किया मैंने, सीखने लगा। फिर पता चला ये तो प्योर मैथ्स, प्योर फिजिक्स, प्योर एस्ट्रोनॉमी है। ओके। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुआ और सीखते 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 फिर हमें प्रेडिक्शंस पे हमारा जो कंट्रोल बढ़ने लगा, प्रेडिक्शन एक्यूरेट होने लगे। और ऐसे चलते चलते पढ़ रहे थे। राइट। तो यहाँ से थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में मैंने, जो बचपन से था, 5-10 साल के थे तब नाना जी बोलते थे, बट वो देखा हुआ था। हाँ, और वो जो टिप्स देते थे तो वो एक सबकॉन्शियस माइंड पे हमारा था। राइट। पर वो जागरूक हुआ 18-19 साल पे। तब सब पता चला। अच्छा, 10 साल पे मैंने ये सोचा था, ये समझा था, ये बात हुई थी, इसका मतलब ये है। तो ग्रूमिंग आइडेंटिफाई होना शुरू हुआ सारी चीजें। बट स्टार्टिंग तो मेरा समझ लो 5-7-6 साल से हो गया था। हमारा
नर्मदा के नदी के किनारे एक आश्रम है, हमारा मंदिर है। हम वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती, बट वहाँ जाते अनुष्ठान करते थे, नाना जी के साथ बैठे बैठे वेदों का समझते थे, ये ज्योतिष कुछ समझते थे। बट उस टाइम पे सिर्फ समझने तक था, तब नहीं सोचा था। पर ये 18-19 साल पे जो ये इंसिडेंस हुआ, वहाँ से मेरा जर्नी एस्ट्रोलॉजी में शुरू हुआ। फिर इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते एक बार ऑफर आई थी, एक बड़ी रेप्यूटेड इंडियन कॉर्पोरेट है, उसमें जॉब ऑफर हुआ, क्योंकि मैं टॉप 3 में था। बट उसी टाइम पे मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने किया कि भाई एस्ट्रोलॉजी की एक जॉब है। तो साउंड्स डिफरेंट, मैं बात कर रहा हूँ 2002-1 की। उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी की जॉब, ये सुन के ही थोड़ा अजीब लगता था। अभी भी हो रहा है वैसे। हाँ। तो वैसे सिंह राशि चैलेंजिंग लेने का पहले से शौक था, तो मैंने ऐसे करते हैं। तो मैंने मेरी जॉब के लिए मेरे दोस्त को बोल दिया कि आप इधर चलो, मैं इधर चलता हूँ। तो एक एक्सपेरिमेंट से शुरू हुआ। हाँ। तो करियर बनाने का वहाँ से शुरू हुआ। तो वहाँ गया, अब वो 8,000 की जॉब छोड़ के मैं गया था 5,000 में, और मुझे दिए 3,000। पर थैंक्स कि चलो 3,000 दिए। तो वहाँ से शुरू हुआ, और वहाँ से करियर शुरू हुआ। फिर पता चला कि भी इसमें काउंसलिंग कैसे करना चाहिए, कैसे उसमें करियर बनाना चाहिए, ये सब जर्नी सीख रहा था। तब मुझे पता चला यहाँ हम तो ऐसा नहीं कर सकते कि भाई अगर रेमेडीज विश्वास मुझे ही नहीं है तो मैं आपको कैसे सजेस्ट करूँ। तो वो एक थोड़ा था। तो पता चला कि भाई इसमें अगर करियर बनाना है और फाइनेंशियल ग्रोथ भी चाहिए ही चाहिए आज के ज़माने में, तो क्या करें। तो फिर मैंने शुरू किया रिसर्च। अब साइंस बैकग्राउंड है तो मुझे कॉमर्स तो पता नहीं था, पर चल कॉमर्स में से स्टॉक मार्केट में से पैसा मिलता, तो स्टॉक मार्केट का सीखा, स्टॉक मार्केट को समझा, स्टॉक मार्केट की एस्ट्रोलॉजी का रिसर्च किया, बहुत कुछ किताब लाके देखा, पर उसमें 50-50 रिजल्ट आते थे। तो एक बार थक हार के मैंने सारी किताबों को लॉक मार दिया, और फिर मैंने बोला भाई अपना इंजीनियरिंग दिमाग लगाते, खुद रिसर्च करते हैं। और उस पर मैंने काम किया, 2.5-3 साल लगे मुझे, बट मेरे हाथ फिर की लग गई, गोल्डन कीज, जिससे एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती थी। मान लो 80-90% एक्यूरेट होता था। अच्छा, तो वहाँ से फिर मेरा लाइफ दूसरा चेंज आया कि मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर की तरह अपना करियर डेवलप किया। और वहाँ से क्या है कि मैं अच्छे से गाइड भी कर सकता था किसी की लाइफ का बारे में या स्टॉक मार्केट में हमारा, और मेरा करियर भी ग्रोथ अच्छा हो रहा था। तो ये इंजीनियरिंग से फिर यहाँ आ गया। और आज देखो तो जो दोस्त को मैंने जॉब ऑफर किया था वो बड़ी कंपनी में, आज वो वहीं है। और आप यहाँ पर। तो थैंक्स, जो जिंदगी में कुछ होता है चेंज एक्सीडेंटली, वो भी कभी कभी अच्छा ही होता है। बट दैट इज ऑल्सो चैलेंजिंग ना, कि आपने इंजीनियरिंग पढ़ा है इंजीनियरिंग, और उसकी जॉब को आपने रिफ्यूज करके। वो चैलेंजिंग, देखो कुंडली होता है, सिंह राशि है, तो चैलेंजिंग पहले से था। कुछ कोई अगर बोलता है ना कि ये नहीं होगा, तो फिर अंदर का डोपामाइन छूटता है, अंदर से ही आवाज आता है नहीं यार ये तो अब करना ही पड़ेगा। तो एक तो जवानी का टाइम था और राशि था, तो वो कर दिया। और मैं बेसिक बोलूँ ना, तो एस्ट्रोलॉजी इज मोर इंजीनियरिंग, प्योर इंजीनियरिंग। मैंने देखा जो लोग इंजीनियरिंग समझेंगे ना, वो एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। अच्छा, क्योंकि इसमें एकदम परफेक्ट टेक्नोलॉजी है, परफेक्ट मैथ्स है, एल्गोरिदम है, तो इट्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। बेसिकली अगर बात करूं तो मैं इतना प्रो नहीं हूं, यानी अभी तक नहीं था जब तक आपसे मुलाकात नहीं हुई थी। पर एक ऐसा लगता था कि भाई ऐसे प्रेडिक्ट कौन कर सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सच में ये वर्क करता है। तो वो कन्फ्यूजन्स बहुत थे। आपसे जब से मुलाकात हुई थी तब से थोड़ा सा एक बिलीफ बढ़ा। और मेन चीज़ जो आपकी बातों में थी वो थी प्योर साइंस की बातें। यस, कैसे क्या कुछ भी लॉजिक है तो ये आप बात करते हो, बिना कोई लॉजिक की आपकी कभी बातें नहीं होती, और सटीक होती है, मैथमेटिक्स के बेस पे होती है, और बहुत बढ़िया तरीके से जो आप समझाते हो, जो रियलिटी में है वहीं से आप बात करके पूरी बात करते हो। राइट, बहुत बढ़िया। एक दूसरा सवाल मेरे ध्यान में आया जब मैं आपकी किताब पढ़ रहा था। मैं जब आपकी वो किताब पढ़ रहा था तो आपने ज्योतिष शास्त्र और हमारे जो वेद है उसका एक कनेक्शन बताया था। और वहाँ पर आप बताते हो कि ये जो वेद है हमारे, उसी के अंदर सारी बातें हैं, और ज्योतिष जो विद्या है, जो शास्त्र है, वो उसी का एक पार्ट है। थोड़ा उसके बारे में बताइए। बेसिकली वेद है हमारे, इनिशियल स्टेज पे 3 वेद थे, बाद में लेटर ऑन 4th वेद हमारा आया। और उसके 6 वेदांग हैं।
वेदांग। हाँ, ओके। तो एक समझ लो हम जैसे वेद पुरुष है, एक ओके। वेद पुरुष को अगर कल्पना करते हो तो वेदांग 6 हमारे डिफरेंट अंग है। ओके। उसमें ऋषि मुनि ने वेदांग को आंख कहा है, आइस। आइस। सभी को जैसे छंद है, निरुक्त है, अलग अलग अंग है, उसको किसी को पैर बोला गया है, किसी को नाक बोला गया है, ओके। बट ज्योतिष को उन्होंने आंख बोला है। तो एस्ट्रोलॉजी इज अ वेदांग, वेद का एक अंग है, यानी वेद को समझना है। जैसे मेरे को आपको समझना है तो मैं सबसे पहले तो आपको बाह्य स्वरूप से समझूंगा, राइट। फिर धीरे धीरे मैं आपको समझूंगा। तो वेदों को समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी इज नीडेड। ओके। और मैं अभी आपको समझाता हूँ, एक बताना चाहता हूँ कि उन्होंने आंख बोला। अब ऋषि मुनि उस टाइम पे 10-15 हजार साल पहले की बात है ये, तो उस टाइम पे किसी भी चीज को बोलने में भी वो लोग 100 बार सोच के बोलते थे। अच्छा। ऐसे ही सिर्फ नहीं कि इसको आंख बोल दो, इसको कान बोल दो। अब आंख बोला तो हमारा शरीर जो है उसमें आप देखो तो बाल की भी अहमियत है और नाखून की भी अहमियत है। जिसके पास बाल नहीं है उसको पता चलेगा, जिसके पास है उसको नहीं। और नाखून अगर गर्ल्स को पूछो तो नाखून की अहमियत बढ़ जाती है, बट जब हम उसको काटते तो आवाज नहीं आती, दर्द नहीं होता, यानी हम लेस इंपॉर्टेंट है पर फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं बोलता कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आंख, तो आंख को देखो तो हम जिस किसी भी नॉलेज को एक्वायर करते हैं तो 5 ज्ञानेंद्रियां है हमारी, राइट। तो सभी इंपॉर्टेंट है। बट देखो अगर मैं त्वचा की बात करूंगा तो मैं किसी को छूंगा तब, या मुझे किसी चीज कोई छुएगी तभी पता चलेगा। तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है क्या है, उसको संपर्क में आना पड़ेगा। राइट। वैसे ही जीभ में भी संपर्क में आना पड़ेगा। टेस्ट में सामने कुछ पड़ा है तो मुझे टेस्ट पता नहीं यानी चलेगा। फील होना जरूरी है वो। वैसे ही थोड़ा फिजिकल स्ट्रेंथ है स्मेल। अगर समझ लो थोड़ा दूर, समझ लो 500 मीटर है या एक थोड़ा दूर कुछ पदार्थ है या गंध दुर्गंध आ रहा है तो हमें पता चलेगा बैड स्मेल आ रही है। बट 10 किलोमीटर दूर का पता चलेगा नहीं, हमें नहीं पता चलेगा। पर 10 किलोमीटर अगर बम फुटा तो बहुत बड़ा तो सुनाई देगा। तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और बड़ी है। अब आंखों की फिजिकल स्ट्रेंथ हम करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकते हैं। अगर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है तो मैं कितना दूर का तारा देखता हूँ। तो आंखों की स्ट्रेंथ, फिजिकल मटीरियलिस्टिक स्ट्रेंथ है सबसे ज्यादा। तो इंपॉर्टेंस लेवल से आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब एनर्जी के कंसेप्ट से हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया, सिर्फ आंख है जिसको हम बंद करते हैं, ओपन करते हैं, बंद करते हैं, ओपन करते हैं। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी का इन आउट आंख से होता है। हम थक जाते हैं तो क्या करते हैं, यार एक बार 2 मिनट रिलैक्स होने दे। क्योंकि जैसे ही आंख बंद होती है ना, हमारी एनर्जी एकदम कंट्रोल आ जाती है, क्योंकि इसका इन आउट सख्त है, बहुत ज्यादा है। तो आंख इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर बॉडी। तो ज्योतिष को वेदों की आंख कहा गया है। दैट मीन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेद। राइट। यानी आंख बंद करने से पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है। हाँ। यानी रिलैक्स होने के लिए अगर खुली आंख से सोने की कोशिश करो तो पूरा बॉडी रिलैक्स नहीं होता। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गन। और अगर ज्योतिष को आंख कहा गया है वेद में, वेदांग में, तो ये इंपॉर्टेंस बताता है कि ये बहुत उसकी फिजिकल और एनर्जी की कंटेक्स्ट में दोनों में आंख इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि 6 अंग है, सभी इंपॉर्टेंट है। बट अगर एस्ट्रोलॉजी किसी को पता नहीं है, समझता नहीं है, तो वेद भी नहीं समझ पाएगा। तो वेद को समझने के लिए सबसे पहले ज्योतिष को समझना पड़ेगा, और ज्योतिष समझोगे तो वेद समझोगे, और वेद में पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान है। राइट। तो अगर सर्वज्ञानी बनना है किसी को भी तो एस्ट्रोलॉजी द फर्स्ट पार्ट। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। मेरा इंटरेस्ट और बढ़ रहा है सर क्योंकि किताबें जब मैं आपकी पढ़ रहा था तो वो एक और हर एक पेज पे एक नई क्यूरियोसिटी डेवलप कर रही थी, और जाने और खोजे और इसको समझे, ऐसा एक क्यूरियोसिटी मुझे जब मैं आपकी किताबें पढ़ता हूँ मुझे वो फील होता है। और देखो मेरा थोड़ा लॉजिकल माइंड है, और बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर आपको पता है कि हम सभी चीज़ों को एकदम से एडप्ट नहीं करते, हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, एनालिटिकल माइंड करना भी चाहिए रहता ही है। तो एक सवाल कुछ ऐसा ही था जो ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा विरोधाभास है मेरे लिए, हो सकता है आपके लिए एक ओके होगा। सर देखो, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और जब हम किसी इंसान के भविष्य के बारे में
ज्योतिष विद्या के माध्यम से बता देते हैं कि भाई तेरे साथ आने वाले ये समय में ये अच्छा होगा या इतना बुरा हो सकता है, तो वो जानने के बाद क्या वो अकर्मणीय होने का कोई चांस नहीं है क्या वहां पे? गुड क्वेश्चन। और आपका विरोधाभास नहीं, पिछले 25 सालों की प्रैक्टिस में बहुत सारे लोगों का ये यही होता है मेन। मुझे ज़्यादातर या तो ब्लाइंड बिलीवर्स मिले हैं कि वो हम थक जाते हैं भाई ऐसा नहीं होता है, या तो मुझे ऐसा मिलता है कि नहीं हम इसमें बिलीव ही नहीं करते हैं, और थोड़े बहुत मॉडरेट होते हैं। राइट। और उसमें मोरलेस एक जो 3-4 सेंटेंस आते हैं उसमें सबसे पहला सेंटेंस आई बिलीव इन कर्मा, हाँ यस, मैं कर्म में मानता हूँ। एग्जैक्टली। अब यहाँ से शुरू होता है, तब मैं उसको पहले से बोलता हूँ कि मुझे एक जीव पृथ्वी पे दिखा दो जो कर्म नहीं करता। क्या गधा कर्म नहीं करता? यस करता है, घोड़ा कर्म नहीं करता, बिल्कुल करता है। हाथी कर्म नहीं करता। कर्म तो हर जीव को करना है और करना ही पड़ेगा। तो श्री कृष्ण कह के गए हैं ना, कर्म कर फल की आशा मत रख। मतलब कर्म करना हमारे हाथ में, फल हमारे हाथ में नहीं है। बट यहाँ पे ये है कि ऋषि मुनि को पता चल गया था कि कर्म कहाँ करना है, कर्म कैसा करना है, वो कौन बताएगा? अच्छा। आपको कौन बताएगा? इसलिए मनुष्य सारे जीवों में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसे पता है कौन सा कर्म करना है, कैसा कर्म करना है। और उसमें अगर एस्ट्रोलॉजी मिला दो तो वो हमें बहुत पहले बता देता है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी जैसे युद्ध का माहौल चला था, राइट। तो आपको पता था ना कि भाई युद्ध चल रहा है, तो आप वहां पे अवॉइड कर रहे थे। अब पता नहीं होता तो, ये भी सही बात है। अगर बारिश गिर रही है वो आपको पता नहीं है तो आप उसके प्रिकॉशन नहीं ले पाओगे। नहीं ले पाते। तो एस्ट्रोलॉजी आपको टाइम और ट्रेंड बताता है कि कब क्या सिचुएशंस होगी, तो हम वो सिचुएशन के हिसाब से हमारा कर्म करते हैं और हमें अच्छा फल मिलता है। तो कर्म का अच्छा फल लेने के लिए टाइम और ट्रेंड जानना जरूरी है। और वो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बताएगी। 10 साल के बाद आपको पता चला यार मुझे तो ये डॉक्टरी नहीं करनी थी, मुझे तो इंजीनियरिंग करना चाहिए था, मैं तो बेटर उसमें हूँ। राइट। काफी लोग देखो, मैंने आज देखा, आप सर्वे कर लेना कि पढ़ते कुछ है करते कुछ है। बहुत सही बात है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को देखा है। हाँ, तो अगर उसको वो पहले से ही पता होता तो, क्योंकि बहुत कम होते हैं जिसको प्रारब्ध यानी नसीब से उसका रास्ता मिल जाता है, बराबर। बट सबको ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी टूल है कि आपको बता देगा भाई आपको कौन सा फील्ड अच्छा है, आपका टाइम कब अच्छा है। आप जब मेहनत करते हो उस टाइम पे रिजल्ट नहीं आने वाला है, अब जब रिजल्ट आना है आप थक के बैठ जाते हो, इसलिए सक्सेस रेशियो कम होता है। 2% लोग ही सक्सेस क्यों होते हैं, इसके पीछे का राज ये है। जैसे कोई मक्खी होती है, वो क्या होता है, कांच पे जाती रहती है, उसको पता नहीं 1 फुट दूर चली जाए वहां से निकल सकती एंट्री है। तो वो दिशा एस्ट्रोलॉजी दिखाता है, Right. वो समय एस्ट्रोलॉजी दिखाता है। तो कार्य कब करना है, कार्य कैसा करना है, कहाँ करना है, वो बताता है। इसलिए कर्म तो करना ही है, पर कैसा कर्म करोगे, कब कर्म करोगे, वो एस्ट्रोलॉजी बताता है। So basically आप कहते हो प्लानिंग करने में एस्ट्रोलॉजी इट्स अ गुड वन, आपको सहायता एज ए प्लानर वो आपको सहायता देता है, वो आपको ग्रूमिंग करने में भी मदद करता है। जैसे मुझे पता होता कि मैं इसीलिए बना हूँ, तो शायद मैं मेरी जर्नी 10 साल पहले शुरू कर लेता, तो मैं 10 साल आगे होता। गॉट इट। बेसिक साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या है? मतलब मैं भी एज अ साइंस बैकग्राउंड यही जानना चाहता हूँ कि उसका लॉजिक क्या काम करता है उसके पीछे। लॉजिक से भी ज्यादा है ये चीज। बेसिक साइंस जानते तो वाइब्रेशन, ब्रह्मांड के हर तत्व का वाइब्रेशन है और हर वाइब्रेशन ब्रह्मांड में फैलता है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं, और हर वाइब्रेशन हमें असर करता है। बिल्कुल, दैट्स इट। ये तो पता चल ही गया। अभी यही वाइब्रेशन जो ग्रहों के है वो हमारे शरीर में असर करते हैं। अच्छा। और वो असर हमारे नर्वस सिस्टम पे करते हैं, और उसके कारण हमारे हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स पे असर होता है। और उसी कारण हमारी थॉट प्रोसेस हमारा चेंज करता है, और थॉट प्रोसेस के हिसाब से हम एक्शंस करते हैं, तो हमारे रिजल्ट्स चेंज होते हैं। तो ये पूरा एस्ट्रोलॉजी ऐसे वर्क करता है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो भी है, अब वो ऐसा आप बोलोगे तो ब्रह्मांड के सारे वाइब्रेशन है, बट ऐसा होता है ना, जैसे कोई कंपनी है, उसके अंदर समझ लो 1000 एम्प्लॉय है, पर इम्पोर्टेंस लेवल तो अलग अलग है। पियून और सिक्योरिटी गार्ड का भी ही इम्पोर्टेंस है, वो भी असर तो कर ही रहा है,
बट हम परसेंटेज मात्रा अलग है। हाँ एमडी अलग है, डायरेक्टर अलग है, Right. सीईओ का वेटेज अलग है, Yeah. डिसीजन मेकिंग पावर अलग है। सही बात है। तो ग्रहों जो हमने दिया गया है, ऋषि मुनि ने दिया गया है कि भाई ये जो ग्रह है वो सबसे ज्यादा उसके वाइब्रेशंस हमारे पे असर करते हैं। Okay. तो हम इसको अगर फॉलो कर ले तो 95% वाइब्रेशंस हम इसके ही फॉलो करने हैं। तो इसके पीछे पूरा साइंस ये है। तो ये वाइब्रेशन हमें करते हैं, वो हमारे थॉट्स हार्मोन्स को चेंज करते हैं। हार्मोन्स के हिसाब कभी कभी आप देखोगे कि कभी लगता है कि यार आज मूड नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये क्या हुआ, एक दिन पहले 2 दिन पहले कुछ नहीं हुआ था ना, आगे के 2-3 के कोई शेड्यूल में आपका कुछ प्रोग्राम है, बट आप मूडलेस हो। कभी कभी आप एकदम एंजॉय कर रहे हो। तो वो जो हो रहा है वो क्या, तो कोई थर्ड पर्सन या थर्ड वाइब्रेशन है, कुछ अलग चीज है जो आप पे असर कर रही है। यानी कोई एनर्जी है जो हाँ, इफेक्ट कर रही है। बट मैं उसको पर्टिकुलर वाइब्रेशन से यूज वाइब्रेशन करता हूँ। ओके, इट्स नॉट वाइब्स, एनर्जी, नॉट एनर्जी, जैसे आपका इनर वाइब्स है वैसे वो वाइब्स है। ओके। राइट। तो हमारी इनर वाइब्स ब्रह्मांड की वाइब्स के Yes. साथ मैच करती है। यत पिंडे तत ब्रह्मांड। राइट, परफेक्ट। अंदर की जो वाइब्स है वो बाहर की वाइब्स के साथ कनेक्ट मैच करते हैं। वो चैनलाइज करना, जो उसकी Right. रेमेडीज है वो सिर्फ इस पे ही है, वो चैनलाइज करती है, वो आपको चेंज Right. नहीं कर रही है। राइट। हम चैनल, जैसे मैंने किसी एफएम का ट्यून किया है तो वही एफएम बजेगा। Right. मैं मोबाइल नंबर आपका डायल करूंगा तो आपको ही लगता है, बाजू वाले को कहाँ लगता है। हाँ, सही राइट। है। तो वो एक दूसरे को चैनलाइज करते हैं, ओके। वही रेमेडीज। जैसे अभी आपने बताया कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो हमें प्रिडिक्ट करके बताता है कि प्लानिंग कैसे करना है। बारिश हो रही है तो आप प्रिकॉशन लो, छाता लेके जाओ, रेनकोट लेके जाओ, या फिर कुछ अलग तरीके से आपके काम को निपटाओ। ये एक प्रिकॉशन देने में काम आता है। जस्ट एक सवाल ऐसा था सर कि हाल ही में अहमदाबाद एयरपोर्ट पे एक विमान दुर्घटना हुई और करीबन 250 से ज़्यादा लोग उसमें जो सवार 242, थे, 242, वो सभी आज देवलोक सिधा गए हैं। अगर उनको पता होता या फिर वो ज्योतिष में बिलीव करते होते या अपना भविष्य देख के निकलते या उसकी कुछ प्लानिंग करते, तो उसमें क्या उनकी जो लाइफ थी वो सरवाइव कर सकती थी या उनको कुछ बेनिफिट हो सकता था? ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? सबसे पहले अगर आपकी गाड़ी बिगड़ जाती है तो आप कहाँ जाते हो? मैकेनिक के पास। क्यों? डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? हाँ, क्योंकि वो मैकेनिक है जो गाड़ी को ठीक कर सकता है, डॉक्टर है जो हमें ठीक कर सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी क्या कर सकती है पहले वो समझना पड़ेगा। राइट। ओके। जन्म मृत्यु एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। ओके। तो मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, ना हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते। सो एनी पॉइंट इन टाइम वो होना है तो होगा। इसमें अलग अलग, जैसे कौन सा पैरामीटर है, जैसे अभी यहाँ स्टूडियो होता है तो लाइटिंग का भी एक पैरामीटर है, साउंड का एक पैरामीटर है, राइट, एक एटमॉस्फेयर एम्बियंस का एक पैरामीटर है। राइट। यहाँ पे समझ लो स्मेल का पैरामीटर सबसे कम है। तो हर जगह हर पैरामीटर भी नहीं चलता है। तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी के साथ मृत्यु का कोई संबंध नहीं है, मृत्यु प्रिडिक्ट नहीं हो सकता है। तो आप, मैं या कोई भी उसको नहीं कर सकते हैं कि भाई ये हम मृत्यु अवॉइड कर लेंगे या उसको कंट्रोल कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो लोगों को भी श्रद्धांजलि है। ऐसा जो ये सब एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं उसको तो मैं फैकोलॉजर बोलता हूँ, नॉट एस्ट्रोलॉजर। नॉट एस्ट्रोलॉजर। ये एक मिथ है। मिथ्स है। मृत्यु इज अनप्रिडिक्टेबल, भगवान कुछ तो अपने पास रखता है ना। यस यस यस। और एस्ट्रोलॉजी में भी परसेंटेज होते होंगे ना कि लाइफ का इतना पार्ट हम कवर कर सकते हैं या इतना पार्ट कवर नहीं कर लाइफ सकते। का हर पार्ट, मृत्यु को, जन्म को छोड़ दो, और शादी किसके साथ होगी वो छोड़ दो। अच्छा। शादी क्योंकि कब अभी होगी तो- पता चलेगा, हाँ। किसके साथ होगी वो नहीं पता। अरे अभी तो ऐसी एडवर्टीजमेंट चलती है ना कि हम आपको ये भी बता देंगे किसके साथ होगी, कब होगी, आप उसका नाम क्या होगा। वो तो सब फैकोलॉजी में बहुत चलता है, हाँ। एस्ट्रोलॉजी में नहीं चलता। हाँ, क्योंकि ये ऐसी एड्स बहुत चल रही है अभी। देखो आज क्या है कि एस्ट्रोलॉजी के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है। ओके। आप समझो, मैं मीडिया में बहुत आता हूँ, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे जितने भी ब्यूरो चीफ है, मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, तो जब वो स्टेटमेंट देते तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, समझ लो कि किसी में आप, मैं बोलता हूँ 2 सेकंड, आप तो इस सब्जेक्ट में माहिर हो। वो बोलता है कि आज एक तांत्रिक या साधु या बाबा
फलाना फलाना कृत्य करते पकड़ा गया, ठीक है। यस, तो आप ये बोलते हैं तो उससे क्या होता है, पूरा सनातन धर्म का कंटेक्स्ट Yes, बदल जाता है। yes. अब मैं बोलता हूँ, बोलो कि एक चोर था, लंपट था, जो साधु के वेश में घूम रहा था, वाह, राइट, तो चेंज हो जाएगा ना, बिल्कुल, nice. कॉन्टेक्स्ट चेंज हो Context गया। कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो यहीं पे ये दे आर फेकोलॉजर्स। गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका काउंसिल बनाओ, कंट्रोल करो, जैसे लॉ का काउंसिल है, मेडिकल का काउंसिल है, तो इसका क्यों काउंसिल नहीं है भाई? एस्ट्रोलॉजी का भी काउंसिल तब जाके ये Right. सब कंट्रोल होगा। बाकी तो आज जो क्या है, जैसे पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छी चीज है, हर चीज में ऐसे ही नहीं मिल जाता है। Yes. लगता है सबको कि बाहर से सब हो गया, पर होता नहीं है। बट जो फ्री बैठा है ना, वो उसको इजी लगता है मैं पॉलिटिक्स कर लूँ, उसको लगता है मैं प्रॉपर्टी डीलर बन जाऊँ, उसको लगता है मैं एस्ट्रोलॉजी बन जाऊँ। Right. ये 3 चीजों में एंट्री बैरियर कम है या तो नहीं है, इसलिए घुस जाते हैं और चलता रहता है। बट अप टू द मार्क वाले के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें काउंसिल आएगा या कंट्रोल बॉडी होगी, गवर्निंग बॉडी की, तो ये नहीं होगा। रेगुलेटरीज होना जरूरी है ताकि एक प्योर फॉर्म में ज्योतिष हाँ। विद्या को आगे बढ़ाया जाए। और आपसे जब ये बातें सुनते हैं ना, तो वो बेस क्यों अच्छा लगता है मुझे बेसिकली, क्योंकि आपने इसका एक कोर्स डिजाइन किया है, आपने यूनिवर्सिटीज के साथ बैठकर जब आप डिग्री दे रहे हो, हाँ, जब आप किसी चीज की एक डिग्री दे रहे हो, तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें होगी, तभी जाके उसको एक डिग्री मिलती है। Yes. तो वो चीज मुझे बहुत पसंद आई आपकी। हाँ, हमने वही सोच के यूनिवर्सिटी के दरवाजे को नॉक किया था, क्योंकि इसमें कोई भी आके मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, ये करता हूँ, वो चल रहा था, मैं इंटरव्यू देता हूँ तो सबसे पहला यही आता है, फाइट मेरी आधा एनर्जी उसमें ही चला जाता है, क्रिएटिविटी या कुछ अनलर्निंग। हाँ, तो हमने एस्ट्रोलॉजी को लिए यूनिवर्सिटी को नॉक किया, उन्होंने बोला, तो हमने बहुत सारा एविडेंस दिया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिखाए, तब जाके हमने को गुजरात यूनिवर्सिटी, एलजे यूनिवर्सिटी, केपी ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने ओपन्स किए। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ अभी फ्यूचर में हम काम करने शुरू कर रहे हैं। तो हम रिसर्च करते हैं, प्योरली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एस्टाब्लिश नॉलेज को कन्वर्ट करते हैं स्ट्रक्चर नॉलेज में और पढ़ाते हैं, और यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं और यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से पढ़ाते हैं। तो वो स्ट्रक्चर एस्ट्रोलॉजर्स हमारे वहाँ रेडी होते हैं, और उसके बाद हमारा एक ट्रेनिंग सेशन रहता है, और वहाँ पे हम कॉस्मोलॉजर को ट्रेन करते हैं। तो दे आर मोर साइंटिफिक, मोर हम उनके पास नॉलेज है, साइंस के बैकग्राउंड से देखते हैं, और उनके लिए हमारा कंट्रोल बॉडी ऑलरेडी हमने प्राइवेट कंट्रोल बॉडी बनाया हुआ है। अच्छा, तो अगर माल प्रैक्टिस करेगा तो हम उसको बैन कर देंगे। राइट। तो आपने ही अपना एक काउंसिल रेडी जब तक सरकार नहीं कर रही, हम खुद कर लेंगे, और क्या करें। आपने एक वर्ड अभी यूज किया, कॉस्मोलॉजर। यस। वैसे एस्ट्रोलॉजर सुना है, हाँ, ये कुछ नया है। ये नया इसीलिए क्योंकि देखो हमने बहुत सारा रिसर्च किया है, और एस्ट्रोलॉजी फील्ड में भी क्या है, मैंने बहुत ट्राई किया, बट लोग समझ नहीं रहे, वो ट्रेडिशनल पुराना ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजी चला रहे हैं। ओके। अब उसमें भी अपडेशन की ज़रूरत है, और उसमें पिछले 1000 साल में जो हमारे भारत देश पे जो हुआ है बाह्य आक्रमण, उसमें बहुत कुछ गलत घुस गया है। तो वो जैसे हम नहीं बोलते कि मैंने कुछ कान में एक सेंटेंस बोला, 100 आदमी के बाद वो सेंटेंस बदल जाता है। तो 1000 साल में एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बहुत कुछ हो गया। कहना कुछ चाहते थे, हो गया कुछ। तो हमने उसको थोड़ा क्लीन किया है, स्क्रूटिनी किया है, और बहुत अच्छा नॉलेज बेस है, और उसका एक्यूरेसी 80-90% होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, उसको प्रूफ करना चाहिए, ऐसा किया। अब वो नॉलेज एक्वायर करता है, फिर हमारा AI बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, और उसकी एक SOP है कि यही आपको बोलना है, ये गाइडेंस नहीं कर सकते आप, ये गाइडेंस कर सकते हो। तो ये पूरा हमने डेवलप किया है, और वो ट्रेन होता है, फिर वो रिसर्च पेपर लिखता है, वो जर्नल में पब्लिश करता है, उसकी इतनी क्रेडिट्स होती है, उसके बाद जाके उसको हम कॉस्मोलॉजर का टैग देते हैं, ऐसे ही नहीं। तो वो एक ट्रेंड है, सिस्टमेटिक डेवलप हुआ बंदा हुआ होता है, और उसके बाद उसको कॉस्मोलॉजर वर्ड मिलता है, टैग मिलता है, जैसे डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, तो वो हमारा ट्रेडमार्क है, और हम हमारे ही स्टूडेंट्स को ट्रेन करके उसको देते हैं, और उस पर भी पूरा वॉच रहता है कि तुम प्रैक्टिस करो, ब्रांड बनो, पैसा कमाओ, करो, पर अगर किसी के साथ आप गलत कर रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो, गलत रेमेडी सजेस्ट कर रहे हो, माल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हम अगर प्रूव होता है तो हम आपको वो टैग वापस ले लेंगे, हम आपको बोल देंगे भाई आप हमारे साथ काम नहीं कर पाओ। बहुत अच्छा, बहुत सुपर सर, वेरी इंप्रेसिव। और मैंने ये भी देखा कि आपने 1 लाख से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं किसी भी चीज़ को पब्लिक के सामने रखने से पहले, राइट?
सो ये 1 लाख से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए और ये आपने आइडेंटिफाई किया कि ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को परिणाम कैसे मिलते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में बताओ कि रिजल्ट एग्जैक्टली कैसे मिलेगा। एनी डे कोई भी रिजल्ट हो तो वो रिजल्ट के लिए जैसे मैंने बताया कितने पैरामीटर्स असर कर रहे हैं, तो 3 पैरामीटर्स असर करते हैं। सबसे पहला तो कर्म, यानी कोई भी रिजल्ट लाने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। जैसे आज हम ये कर रहे हैं तो कर्म तो कर ही रहे हैं, तब जाके आउटकम आएगा। तो इट्स कर्म, कर्म तो करना ही पड़ेगा। दूसरा होता है प्रारब्ध, जो हम बोलते हैं हमारे फिलोसॉफी में उसको बोलते हैं प्रारब्ध। कोई अलग वर्ड में उसको भगवान बोल सकता है, नसीब बोल सकता है, एक्स फैक्टर बोल सकता है, भाग्य बोल सकता है, बट इट्स प्रारब्ध जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। और ज़्यादातर वो जैसे बोल दो कि भगवान सबको सेम देता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देता है ज़्यादातर, तो प्रारब्ध है। और तीसरा पैरामीटर होता है वो होता है कॉस्मो, यानी कॉस्मो मतलब ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा वाइब्रेशंस रिजल्ट्स पे असर करती है। तो 3 चीजें असर करती है, एक तो पहला हो गया कर्म, दूसरा हो गया प्रारब्ध और तीसरा हो गया कॉस्मो। तो ये तीनों से ही कोई रिजल्ट आता है। इस तीनों में से एक से आता है कभी नहीं, इस तीनों में से ही मिलके रिजल्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3। हाँ, तो अगर अब समझने के लिए हम उसको थोड़ा एलोबरेट और करते हैं। जैसे समझ लो कि आप कर्म करते हो तो सिर्फ कर्म से रिजल्ट आता ऐसा होता तो जो लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, कर्म तो सेम कर रहे हैं, yes. फिर वो प्रैक्टिस भी सेम फील्ड में कर रहे हैं, डॉक्टर्स ले लो, इंजीनियर्स ले लो, सबका रिजल्ट सेम नहीं है। तो देयर आर समथिंग डिफरेंट थिंग्स। इवन पढ़ाई तक ले लो, रिजल्ट सबका सेम नहीं आता। तो कर्म से। और दूसरा मैं ऐसा बोलता हूँ, जैसे आप वीजा लेने जाओ तो आपके पास पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, पर वीजा मिलना आपके हाथ में नहीं है। जब कॉस्मो यानी कॉस्मिक वाइब्रेशंस आपके उसको सपोर्ट करेंगे तब वीजा मिलेगा। और हमारे महान नेता का तो पता है ना, अमेरिका का वीजा नहीं मिला था, अब लाल कारपेट पे, रेड कारपेट पे बुला रहे हैं। तो जब कॉस्मो सही होगा, कर्म तो था ही ना, पैसा था, प्लेन था, सब था, वीजा नहीं था। यानी आप ये कह रहे हो कि उस समय पे उनके कर्म थे, लेकिन कॉस्मो एनर्जी का कॉम्बिनेशन नहीं था। तो वो टाइम पे सब कुछ होने के बावजूद भी उनको वीजा नहीं मिला। लेकिन जैसे ही कर्म के साथ साथ ये कॉस्मो जो वाइब्रेशंस हैं वो मैच होना शुरू हुए, तो सामने से वेलकम हुआ, रेड कार्पेट बिछाई गई और एक धमाके के साथ उनको वेलकम किया। इसलिए जब टाइम आता है, टाइम यानी कब होगा, तो कर्म और कॉस्मो मिला के ही जवाब मिलता है कब रिजल्ट आएगा। यानी रिजल्ट के लिए कौन सा रिजल्ट कब आएगा, तो हमें कर्म और कॉस्मो पता होना चाहिए। ऐसे ही जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तो उनके कॉस्मो अच्छे हैं, किसी के कुंडली में अच्छे योग होंगे, बट कर्म नहीं है, तो उसको वीजा नहीं मिलेगा। तो कर्म और कॉस्मो मिला के ही कब रिजल्ट आता है, टाइम का जवाब कब किससे मिलता है, कॉस्मो और कर्म। कर्म हमारे हाथ में है और कॉस्मो के लिए हम आपको बता देंगे। अरे वाह। दूसरा, अब समझ लो प्रारब्ध यानी नसीब, जिसको हमें पता ही नहीं है, बट कॉस्मो और प्रारब्ध मिलके जवाब आता है कैसा रिजल्ट आएगा। यानी जैसे समझ लो कोई बंदा है, आप भी कोई प्लान थोड़ी करोगे भाई अगले साल मुझे बहुत सारा नुकसान करना है, नहीं, वैसा तो कोई नहीं करेगा। तो ये सिर्फ यही एक एग्जांपल है, मुझे नेगेटिव देना पड़ता है। क्योंकि तभी समझ में, जब अच्छा होता है तो बोलता मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, बुरा होता है तब बोलता है नसीब ने किया, मेरे ग्रह खराब है। तो जब हम कोई भी बंदा देख लो 10-15 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा था, अचानक उसके रिजल्ट्स कम होने लगे, पूरी इंडस्ट्री अच्छी जा रही है, उसके कॉम्पिटिटर भी कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, पर वो नहीं कर रहा। अब तो रिसोर्स ज्यादा हो गया, सब अच्छा हो गया, फिर भी उसका रिजल्ट क्यों खराब आ रहा है, क्योंकि उसका कॉस्मो बिगड़ा। तो कॉस्मो और प्रारब्ध, जिसमें कर्म करने की जरूरत नहीं है, आप खड़े और पंखा गिरेगा तो उसमें आपने क्या कर लिया, तो कर्म बहुत निग्लिजिबल हो जाता है ट्रेंड में। टाइम में कर्म और कॉस्मो है और ट्रेंड में कॉस्मो और प्रारब्ध है। अब आएगा कर्म और प्रारब्ध, जहां पे कॉस्मो बहुत नहीं है ही नहीं ऑलमोस्ट। वो होता है वॉल्यूम, कितना पैसा मिलेगा, कितने बच्चे होंगे, कितनी वाइफ आएगी, कितने शादियां होंगे, आते हमारे पास के मेरी शादी कितनी होगी, तो वो हमारे हाथ में, आपके हाथ में है, वो कर्म और प्रारब्ध के हाथ में है। तो वॉल्यूम
कांट प्रिडिक्टेबल, एस्ट्रोलॉजी से वो प्रिडिक्ट नहीं हो सकता। ओके टाइम और ट्रेंड प्रिडिक्ट हो सकता है। तो इतने लाख के एक्सपेरिमेंट से हम ये सीखे, ये समझे है कि टाइम और ट्रेंड कॉस्मो प्रिडिक्ट करता है, और कर्म के साथ जुड़ के हमें, कर्म हमारे हाथ में और कॉस्मो हमें पता है, तो Right. टाइम हम 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यस ट्रेंड हम 80-90% प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और वॉल्यूम 0% ठीक है, वो कर्म और प्रारब्ध प्रारब्ध पे है। यानी आपका जन्म अदानी अंबानी टाटास कहाँ होने वाला है, वो प्रारब्ध है। ओके तो आपकी जर्नी वहां से ही शुरू हो रही ना। Yes, yes. उसमें आपकी कुंडली मुंडली क्या करेगी। यस आप अफगानिस्तान में जन्म लिया है तो वो तो प्रारब्ध है, वहाँ रिसोर्स कम है, सीरिया में जन्म हुआ है, युद्ध चल रहा है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। पर वहाँ के बाद आप कर्म करके कुछ कर सकते हो, वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। यस मतलब कॉस्मो सबका सेम होता है, लेकिन प्रारब्ध अब सबका अलग अलग है। हाँ, राइट अभी आपकी बातें सुन के थोड़ा मुझे याद आता है कि कुछ जो कहावतें बनी हैं वो शायद बहुत सही है कि भाई जोड़िया ऊपर वाला बनाता है। हाँ जोड़िया ऊपर वाला, हाँ डेफिनेटली जोड़िया ऊपर वाला बना है। हमारे पास आते हैं कि मेरे किससे शादी हुई, वो पता नहीं वो होता पता है, नहीं। कब होगी वो हम बता सकते हैं, राइट होगी कि नहीं होगी वो भी नहीं बता पाएंगे, नहीं तो सलमान भाई बैठे नहीं होते। सही बात है। तो ये प्रिडिक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो आपके यहाँ बहुत सारे लोग आते होंगे, राइट? तो उसमें से ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन क्या होता है? पैसे के बारे में, शादी के बारे में, वीजा के बारे में, किस बारे में लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं? आज के युग में मटेरियलिस्टिक युग है, तो वो ज्यादातर करियर फोकस, फाइनेंस फोकस क्वेरीज बहुत ज्यादा आती है। और बेसिकली आई एम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर, तो मेरे अच्छा। पास तो वही आएंगे। अच्छा तो और मोर और लेस वो करियर के हिसाब से आएंगे, क्योंकि उसमें भी एक स्टैटिस्टिक गिन लो तो हम 20-25 साल से हमारा करियर का में फोकस होते, 60-65 साल तक बंदा काम करता है, 80 साल में आप देख लो तो 40 साल 50% तो आप करियर फोकस्ड हो, यस तो आपके क्वेश्चन कौन से होंगे? मेन वही होंगे। वही होंगे। 20 साल तक का कोई क्वेश्चन ही नहीं होंगे, Yes. क्योंकि पिताजी को होंगे, आपको नहीं होंगे। सही है। और 60 साल के बाद आप क्या क्वेश्चन करोगे, अब रहा नहीं। हाँ तो क्वेश्चन सिर्फ करियर और पैसे के सबसे ज्यादा होते। फिर उसके बाद अगर कुछ हेल्थ इश्यूज है, जब इंसान अपने कंट्रोल नहीं कर पाता है, मेडिकली उसको जवाब नहीं मिल रहे, अगर लीगल कॉन्टेक्स्ट में उसको जवाब नहीं मिल रहे, तो वो दरवाजा खटखटाता है एस्ट्रोलॉजर के वहाँ। ओके मैं तो ऐसा बोलता हूँ, मेरे जब पढ़ाता हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स को कि इस सब्जेक्ट को बहुत सीरियस लो, क्योंकि 2 ही दरवाजे ऐसे हैं कि दुनिया का हर इंसान वहाँ जाता है। एक तो भगवान का घर, एक ज्योतिष का घर। अच्छा वहाँ पे पुलिस वाला भी बाजू में खड़ा होगा, भगवान के घर में चोर भी, चोर बोलेगा भाई मुझे मत पकवाड़, पुलिस बोलेगा भाई मुझको इसको जल्दी पकड़ने दे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास चोर भी आएगा, मैंने चोरी कर लिया, मेरे पकड़ो नहीं, क्या करूँ? हमारे पास पुलिस आता है, वकील आता है, चोर आता है, पेशेंट आता है, डॉक्टर आता है, ईच एंड एवरी फील्ड से वही जवाब लेना, मैं कब ठीक होऊंगा, अभी वो डॉक्टर को पूछ, मुझे क्या पूछ रहा है? पर हाँ, यही फील्ड है जहाँ पे आप 2 वे कम्युनिकेशन करते हो। तो भगवान का घर, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी का घर, एस्ट्रोलॉजर का जो दरवाजा है वो खड़ा। इसलिए मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ बी सीरियस, बहुत सीरियसली उसको जवाब दो, बहुत समझ के उसको जवाब दो, वो बहुत फेथ के साथ आता है आपके साथ। जैसे अभी आपने बताया कि जो लोग आते हैं वो ज्यादातर एक यंग एज ग्रुप के लोग होते हैं, है ना? मिडिल एज के, यानी जिसको करियर बनाना है और करियर के बारे में या अपनी फ्यूचर को बनाना है, वो लोग आते हैं, वो एज ए क्लाइंट आते हैं। आप एक एजुकेशन फील्ड भी चलाते हो जहाँ पर आप एजुकेशन में डिग्री देते हो, करीबन 4000 से ज़्यादा लोगों को आपने डिग्री दी हुई है ज्योतिष शास्त्र के अंदर। तो सर मुझे ये जानना था कि वो कौन से एज ग्रुप है या वो कौन सी फील्ड के लोग हैं जो सीखने के लिए आपके पास आते हैं? बेसिकली हमारे वहाँ अगर हमने सर्वे करते रहते हैं कि कौन से लोग आए, तो देखो तो ज़्यादातर 30 to 50, 30 से 50 साल के बीच के सबसे ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने में आते हैं। और मेजरली एवरी फील्ड से, मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, कॉमर्स, साइंस, हमारा क्लस्टर बहुत बड़ा है। सभी जगह से हमारे वहाँ तो 20 साल से 90 साल के लोग आते पढ़ने अच्छा। को। एवरेजली उसको मैं बोल रहा हूँ 30 से 50, पर 20 साल का बंदा भी, इवन 16 साल के अभी तो आने शुरू हो गए। यंग और इतने? हाँ 95 के भी आते हैं। अच्छा। और वो उनकी एक्टिविटी देख के हम इंस्पायर हो जाते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, और काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हर एज के बंदे आते हैं, पर ज़्यादातर 30 और 50 के बीच के लोग ज़्यादा इंसान आते हैं, और सभी फील्ड से आते हैं। पर ज़्यादा 50% लोग उस पर करियर बनाने आते हैं, 50% इसके सवालों के जवाब ढूंढने आते हैं।
आपने बताया कि फिनांस के लिए आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, तो एग्जैक्टली एक एस्ट्रोलॉजर फिनेंशियल फील्ड में कैसे हेल्पफुल हो सकता है? ये फिनांस फील्ड में यही इम्प्रूव हो सकता है। हाँ, वही अनसर्टेन मार्केट को Yes. प्रिडिक्ट करने के लिए सिर्फ एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा। हम आपको सबसे पहले तो गाइड कर सकते हैं कौन से फील्ड में आपको पैसा मिलेगा, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ओके और कब करना चाहिए। ओके तो स्टॉक मार्केट ले लो या आपको आपको पता होगा मुझे ये फील्ड में इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ से आपको गेन अच्छा मिलेगा। प्लस कब करना चाहिए, तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत अच्छा, इवन करियर में जैसे मैंने बताया कि आप 50 साल बाद पता चलेगा यार मैं तो इसमें बेस्ट था, तो सबसे पहले ही पता होगा तो आप वही फील्ड में आप काम करोगे तो बहुत अच्छे से आपको आपका करियर बिल्ड कर पाओगे। ओके मुझे लगता है कि आपके इस जवाब के बाद हमारे व्यूअर्स में से इसी बात पे ज्यादा कमेंट्स आने वाले हैं कि सर बताओ भाई कहाँ पैसे डालना है, Definitely. लैंड में डालें या शेयर बाजार में डालें, म्यूचुअल फंड में डालें, कहाँ डालना है। कुछ एक कॉमन फैक्टर कुछ होता है क्या इसमें कि कैसे डिसीजन लेना, एक अगर हमारे हाँ, व्यूअर्स को कुछ अगर आप इसमें बता जैसे अब व्यूअर्स को मैं थोड़ा अवॉइड इसलिए ही करता हूँ कि आधा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। ओके राइट जैसे मैंने अभी बोल दिया मंगल जमीन, तो बोला भाई मेरा मंगल का ये फलाना ढिकना चालू और जमीन, ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलर कुंडली को देखने की एक टेक्निक है, उस Okay. टेक्निक के हिसाब से आप अगर करते हो तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राइट इसलिए मैं Case to ओपन case होता है। हाँ केस टू केस, और इसकी एक पूरा फॉर्मूला है। ओके ये जैसे अभी आजकल यूट्यूब और सब में चलने लगा है कि भाई आपका मंगल ये मेष राशि में तो ये होगा, ऐसा नहीं होता है ऐसा भाई। नहीं वो तो 12 बट्टा करने में 12 से उसको डिवाइड कर लो तो मंगल मेष राशि में दुनिया में 12 लोगों को, सिर्फ 12 प्रकार के ही लोग हो गए, बराबर बराबर ऐसा नहीं होता है। राइट। अच्छा मौलिक जी, सच बताऊं तो जब ज्योतिष का नाम आता है तो दिमाग में एक छवि क्रिएट हो जाती है कि सामने वाली व्यक्ति की सभी उंगलियों में बढ़िया अंगूठियां होगी, गले में रुद्राक्ष की माला होगी, और या तो कुर्ता पैजामा होगा या पीताम्बर पहना होगा, और यानी एक छवि किसी भी व्यक्ति को जब भी ज्योतिष का नाम आता है दिमाग में तो ये छवि तुरंत क्रिएट हो जाती है। और जब कोई व्यक्ति इसी छवि के साथ आपके सामने आता है और जब आपको देखता है तो क्या वो सवाल ये नहीं पूछते कि क्या सर सच में आप ही ज्योतिष हो? हाँ हाँ पूछते हैं। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा आपको 1 मिनट का मैं सुना देता हूँ। जी। जब मैं था, समझ लो आज से 20 साल पहले की बात है, तो कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी बहुत कम वर्ड सबने सुना था और मैंने कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी में बहुत काम किया था। तो किसी एक मीडिया न्यूज़ ने मेरा इंटरव्यू किया तो वो नेशनल न्यूज़ बन गया। नेशनल बहुत बड़े न्यूज़पेपर्स में 3 न्यूज़ में फ्रंट पेज में उसकी ऐड आई, वाह, वाह। अरे आर्टिकल आया। और उसके बाद बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने फ़ोन करके मुझे अपॉइंटमेंट लेके मेरे किए, उस पूरे वीक मेरा ही चलता रहता था। तो एक बड़ा न्यूज़ चैनल है, उसका एक आया बंदा, उसने बैल में लगाया और बोला कि मौलिक भाई, मैंने बोला हाँ बोलो, तो कि मौलिक भाई को बुलाओ ना क्योंकि मैं और छोटा दिखता था और घर के कपड़े थे। तो उसको मैंने बोला भाई मैं ही हूँ, तो उसने कॉल करके कंफर्म किया भाई ये तो छोटा बच्चा जैसा लगता है, यही है भाई मौलिक भाई, कंफर्म किया। तो ऐसा होता है और इसलिए मैं बोलता हूँ अटायर इज इम्पोर्टेंट, बट इट ऐसा नहीं है कि वो प्रायोरिटी है, Right. नॉलेज इज प्रायोरिटी। राइट। और यानी ज्योतिष का होना मतलब आपको अंगूठियां पहननी है नहीं, या नहीं। रुद्राक्ष की माला मैं तो डालनी ही है? उल्टा बोलता हूँ, पहनना ही नहीं है। हम्म, मैं नहीं पहनता ना, मेरे क्लाइंट को पहनाता हूँ। उल्टा बोलता हूँ भाई तुम निकाल दो, रेमेडी प्योरिटी वाली करो जिससे अच्छा रिजल्ट। स्टोन रेमेडी नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर उससे भी बेटर रेमेडी है वो करो। ओके। वैसे मौलिक भाई, ज्योतिष का काम होता है कुंडली पढ़ना। जब क्लाइंट आता है वो अपनी कुंडली देता है, वो कुंडली पढ़ते हैं और एक 1-to-1 कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन ज्योतिषी फील्ड के साथ साथ आपने बहुत जगह पर इस विषय पे प्रवचन दिए हैं। तो एक ज्योतिषाचार्य को पब्लिक स्पीकिंग सीखना कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है? बहुत अच्छा, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, अटायर से भी ज़्यादा। राइट। क्योंकि जब मैंने बोला ना कौन सा वर्ड बोलोगे वो चूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइट। मैं स्टूडेंट्स को ये भी बोलता रहता हूँ कि भाई आपको किसी का मुझे लगा कि भाई अगले 3-4 महीने इसके वर्स्ट है, तो मैं कभी ऐसा नहीं बोलता। मैं ऐसा बोलता हूँ 4 महीने के बाद तेरा बहुत अच्छा है, तो उसका फोकस डाइवर्ट हो जाता है 4th मंथ के बाद में। वो 10 बार बीच में पूछेगा मतलब ये 4 महीने नहीं अच्छे, तो नहीं वो तो ठीक है, उसको डाइवर्ट करना पड़ता है क्योंकि वो मोरली डाउन हो जाएगा। तो Yes. अगले आने वाले समय में भी वो अच्छा नहीं ले पाएगा। राइट। तो पब्लिक स्पीकिंग करना, कैसे कम्युनिकेशन करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
राइट। तो बहुत ही ज़रूरी है, सभी एस्ट्रोलॉजर को ये समझने की ज़रूरत है। ये क्या है कि जो फैकोलॉजर है वो तो इस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको तो सिर्फ डरा डरा के पैसा लेना है, Yes. बराबर है। बट जिसको सही में क्लाइंट का भला करना है, सही में क्लाइंट को रिजल्ट देना है, तो उसके लिए तो इस मस्ट नेसेसरी हाउ टू स्पीक, कैसे बात करना है, कौन से वर्ड यूज़ करना है, काउंसलिंग कैसे करना है, ये सब Right. सीखना चाहिए। तो सर आपका इंट्रोडक्शन जब मैं देख रहा था, और वैसे हमारा 20 साल पुराना एक रिलेशन है, और कई जगह पर मैंने आपको देखा है कि आप एक यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हो, वहाँ पर कोर्स चलाते हो, आप अपना एक ऑफिस भी है जहाँ पर आप पर्सनली अपने क्लाइंट से बात करते हो, आप खुद किताबें लिखते हो, 5000 से ज़्यादा अलग अलग जगहों पे आपने ऐसे पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट भी किया है। तो यानी इतनी सारी यानी एक्टिविटीज़ जो है वो करने के लिए यानी समय को कैसे मैनेज करते हो, या कुछ ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर आप कुछ बताओ कि बिजी शेड्यूल को आप कैसे मैनेज करते हो, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करते हो? मेरा तो सिंपल सूत्र है, प्रायोरिटी मैनेजमेंट। मैं टाइम मैनेजमेंट में नहीं जाता, मैं प्रायोरिटी मैनेजमेंट में जाता हूँ। Right. ये प्रायोरिटीज है तो मैं वो करना ही करना है। राइट। और दूसरा, अगर सक्सेस का बात करें तो मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि टीम वर्क से ही सक्सेस आता है। Right. कभी अकेला एक सचिन खेलेगा तो नहीं आएगा। Yes. सचिन थे, गांगुली था, द्रविड़ थे, पर वर्ल्ड कप नहीं था। पर जब धोनी जी आए, टीम वर्क हुआ तो एग्जीक्यूशन हो गया और वर्ल्ड कप आ गया। तो 11 की टीम होनी चाहिए। राइट। तो अगर 11 की टीम खेलेगी तो सक्सेस मिलेगा। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और हमारा मन अगर एक ही जगह पे है तो सक्सेस है। मौलिक सर, आजकल सोशल मीडिया का जो जमाना है उसमें हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं या फिर लोग हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, फ्लॉन्ट करते हैं, तो वही देखकर जो हमारे घर के बच्चे हैं या फिर जनरल पब्लिक के भी बच्चे हैं, वो उनको वो रिजल्ट चाहिए। लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा बन जाऊं, मैं रोनाल्डो बन जाऊं, मैं मौलिक भट्ट बन जाऊं, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें से गुजरना नहीं है। उनको इंस्टेंट चाहिए, सक्सेस चाहिए, रिजल्ट चाहिए, और वो भी ऐसे चाहिए। तो आपके यहाँ भी लोग आते हैं ऐसे कि जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, या आपके यहाँ ऐसे लोग आते हैं क्या? ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं। तो उनको आप कैसे टैकल करते हो? नहीं, उसको उनका इसीलिए मैंने बोला पब्लिक स्पीकिंग काउंसलिंग नेसेसरी है। काउंसलिंग करना पड़ता है कि भाई इट इज़ नॉट लाइक दैट। जैसे मैं बताऊं कि आपको खिचड़ी पकानी है, तो खिचड़ी पकाने के लिए अगर समझ लो 10 मिनट को पकाना नहीं है, आई डोंट नो, बट 10 मिनट लगता है तो वो 9 मिनट में भी नहीं होगी, कच्ची रह जाएगी। Yes. और 11-12 मिनट पे वो ज़्यादा बन हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है मैं एक साथ ज़्यादा सा अग्नि दे दूंगा तो खिचड़ी पर वो जल जाएगी। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है और हर चीज़ का एक टाइम होता है, तभी जाके वो चीज़ एग्जीक्यूट हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो मैं तो ऐसा ही समझता हूँ कि उसका टाइम लगता है। ये किसी को ऐसे मिल गया, वो तो प्रारब्ध की लॉटरी लगना, वो प्रारब्ध है। बट अगर आपको वो करवाना है, यू हैव टू अर्न इट, तो उसका एक फेज रहता है, वो आपको करना ही पड़ेगा। वैसे आप कई जगह पर जाते होंगे और लोग आपको पॉडकास्ट के अंदर या इंटरव्यू में ये पूछते होंगे कि सर मेरी कुंडली है, आप एक बार जरा मेरे लिए प्रिडिक्ट करके देखो। आज हमारे पॉडकास्ट में मैं थोड़ा सा अलग एक सवाल रखने की कोशिश करता हूँ कि जब आप अपने परिवार के लोगों की कुंडली देखते हो, राशि भविष्य देखते हो, और आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा आ जाता है कि ये महीना या ये दिन या ये समय जो है वो थोड़ा सा कठिन है, तो वो समय पे क्या कुछ डिप्रेशन आता है, या आप लो फील करते हो, या वो जो फेज होता है उसे मौलिक भट्ट जी कैसे मैनेज करते हैं? ऐसे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर मुझे पता है कि आज मेरी बीवी का दिन अच्छा नहीं है तो मैं चुप रहता हूँ। तो मार वैसे भी खाता हूँ, आज और ज़्यादा खाऊंगा। राइट। तो एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प यू टू बिल्ड अ बेटर रिलेशंस, क्योंकि आपको पता है कि आज आप इमोशनली सेंटिमेंटली डाउन हो या सामने वाला डाउन है, तो कैसे टैकल करोगे। तो रिलेशन बिल्डअप में भी एस्ट्रोलॉजी बहुत ही हेल्प करता है। और दूसरा, आपको पता है कि भाई समझ लो महीना 2 महीना किसी का खराब है, तो हमें पता ही है कि भाई आज हमारा एफर्ट्स या तो ज़्यादा डालना है या ज़्यादा डालना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा। तो ये बहुत ही काम करता है फैमिली में। मैं तो सबसे पहले मेरे लाइफ में यूज़ करता हूँ, मेरे फैमिली के लाइफ में यूज़ करता हूँ। इट्स प्लानर, जैसे मैंने बोला।
और उसके बाद ही मैं कंसल्टिंग भी इवन ऐसा करता हूँ, कभी कभी अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ। जब मेरा ही जैसे हम उसको बोलते हैं स्टार पावर रेड में चल रहा है, तो मैं उस दिन अवॉइड करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं खुद उसको प्रॉपरली सर्व नहीं कर पाऊंगा। तो ये बेटर रिलेशनशिप में भी एस्ट्रोलॉजी बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो मैंने बहुत सारे जगह पे झगड़े भी सॉल्व करवाए हैं। अच्छा। कि आज जाके तू बोलते सॉरी हो जाएगा। ये आज तेरा दिन बढ़िया है। हाँ, आज तेरा भी, सामने वाला भी आज समझेगा। नहीं तो वही होता है, जैसे मैंने आज समझ लो आपको बोल दिया यार तू जान दे, तू तो बेकार है, तो आज आपका दिन बुरा होगा ना, तो आपके उसको सेंटिमेंटल कैसे, यार मुझे 10 लोगों के सामने ऐसा बोल दिया, ऐसा कैसे बोल सकता है। अब कुछ नहीं था, पर वो दिमाग में घुस गया और आपने पूरी जिंदगी उसके साथ अनबन रखा। और वो उससे बड़ा गाली उसने दोस्त ने बोल दिया था, 50 लोग थे, उसे बोला दोस्त है छोड़ने या तो पागल है। तो वो डिफरेंट होता है हमारे सेंटिमेंट्स पे, और सेंटिमेंट्स एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी तरह बता देगा कि आज आपके कैसे सेंटिमेंट्स हैं। वैसे जितने समय से हम एक दूसरे को जानते हैं, और आप एक इंस्पिरेशन रहे हो ज्योतिष के फील्ड के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके लिए, मैंने पर्सनली आपकी जो एप्लीकेशन है मौलिक भट्ट नाम से, उसका बहुत ही अच्छे से उपयोग किया है। मैं रेगुलरली उसको देखता हूँ, और उसमें डेली जो राशि भविष्य है वो पता चलता है। उसे मैं पॉजिटिवली लेता हूँ कि आज अगर मेरे स्टार पावर बढ़िया है, मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ, तो वो मैं इस तरीके से लेता हूँ कि मेरे लेस एफर्ट में भी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन जब मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा स्टार पावर डाउन है, तो मैं उसे पॉजिटिवली ऐसे लेता हूँ कि मुझे मेहनत ज़्यादा करना है, फोकस ज़्यादा रखना है, थोड़ा मगज पे बर्फ रखना है, किसी चीज को समझने के लिए 2 बार सोचना है। तो नेगेटिव पावर में ऐसा नहीं है कर्म मत करो, कर्म को ज्यादा संभल के करो। तो अच्छे तरह आप ले रहे हो। वैसे भी आपका काम है, आप उस सब लोगों को समझाते हो और आपने बेटर लिया है, तो हम भी आपका एक थोड़ा हमारे एस्ट्रोलॉजर फील्ड में थोड़ा यूज करेंगे। एनी टाइम। मौलिक भाई, जब हम ज्योतिष की बात करते हैं ना, तो जो ग्रुप होता है वो ऑटोमेटिकली 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हो जाते हैं जो बहुत अच्छे से बिलीव करते हैं, और कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो इसमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। हो सकता है कि आज के हमारे इस पॉडकास्ट को देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें भी 1-2 हिस्से बन जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो इसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, पॉजिटिवली लेंगे, ये पूरी हमारी बातचीत में से क्या ग्रहण करना है, क्या सीखना है, क्या पॉजिटिव है उसके बारे में सोचेंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे जो इसे नेगेटिवली लेंगे या इसे नहीं पसंद करेंगे। लेकिन अगर हमें हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज देना है, तो आप उसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, बिलीव और नॉट बिलीव वो पहले तो निकाल देना चाहिए। एक जैसे सन हमें लाइट देता है, हमें गर्मी देता है। अब थोड़े साल पहले हमें पता चल गया विटामिन डी देता है। तो नहीं पता था तब क्या वो विटामिन डी नहीं देता था? देता ही था। तो साइंस की जर्नी है। मुझे बहुत लोग आते हैं कि भाई साइंस नहीं है, मैं तो बोलते हैं साइंस है। क्यों? क्योंकि साइंस की एक जर्नी चल रही है, वो समझ रहा है चीज़ें, और शास्त्र ने बहुत पहले वो सब समझ लिया है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 2 बंदे थे, एक बंदे ने इंडिया शुरू किया कन्याकुमारी से और एक बंदे ने किया कश्मीर से। दोनों आके मिले एमपी में, और कश्मीर वाला बोलता है कि भाई यहाँ तो पहाड़ है, बर्फ़ है, ठंडा प्रदेश है, ऐसा खुराक है, ये सब ऐसे लोग रहते हैं, थोड़े फेयर स्किन वाले हैं। तो बोलता है नहीं नहीं भाई यहाँ तो समुंदर है, जो यहाँ तो जंगल है, कहाँ तुम्हें वो बर्फ दिख गया, गर्मी है, ऐसा फूड है, यहाँ पे थोड़े श्याम लोग हैं, तू तो यार झूठ बोल रहा है। दोनों झगड़ने लगे। एमपी में मिले तो एक बंदा आया, बोला भाई तू पूरा जर्नी खत्म कर, तब पता चलेगा कि क्या है। तो साइंस की जर्नी है, स्टार्ट है, वो अभी समझ रहा है। जब शास्त्र समझ गया था, बिकॉज एरिस्टोटल ने बोला कि पृथ्वी सेंटर में है और पूरा ब्रह्मांड उसके आजू बाजू। हम 500 साल पहले तो यही मान रहे थे ना। जब कोपरनिकस आया तब जाके 500 साल पहले पता चला साइंस को कि नहीं भाई सन सेंटर में है और सब घूम रहा है। तो क्या 500 साल पहले उल्टा था? नहीं, वो तो मैं साइंस गलत है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, साइंस सीख रहा है, समझ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ प्रूव नहीं हुई है वो नहीं है।
हम मुझे उस चीज़ को अभी ना समझ पा रहे हैं या तो ना प्रूव कर पा रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर आप एक्सपेरिमेंट करो, मैं ऐसा नहीं बोलता एक्सेप्ट कर लो, एक्सपेरिमेंट करो। किसने किया एक्सपेरिमेंट? मैं बताता हूँ, मैंने किया। आप जाके वनस्पति का एक्सपेरिमेंट करो, उसको मून साइकिल के साथ, और ये हमने मेरे वीडियोस में और हमने पेपर भी पब्लिश किया है, मून साइकिल के हिसाब से उसका मेटाबॉलिज्म में भी चेंज होता है, अच्छा, उसके ग्रोथ में भी चेंज होता है। तो हमारा सेलेस्टियल इफेक्ट हमारे बॉडी पे हो रहा है, आज हम साइंस के द्वारा समझ रहे हैं। तो इतना तो अभी हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ है कि हमारे मेटाबॉलिज्म में भी सनलाइट और मूनलाइट का, हमारे तिथियों का, आठम पूनम का, सबका असर है। पूनम और अमास में भर्ती ज्वार भाटा आना, ये सब तो अभी प्रूफ है। हम वनस्पति पे प्रूफ करते, अभी हमने उस पर एक्सपेरिमेंट थोड़ा किया है जो इंटरनेशनल गाइडलाइन है उसके हिसाब से। तो हमने उसके मेटाबॉलिज्म पे, आपके न्यूरोट्रांसमीटर पे भी, हार्मोन्स पे चेंज हो रहा है, वो भी हमने उसका रिजल्ट लिया है। तो ये सब है, काफ़ी चीज़ें अभी प्रूफ नहीं कर पा रहे, दैट नॉट मीन्स कि वो सही नहीं है। पर साइंस से अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो शास्त्र ने जो कहा है वो गलत नहीं है। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि मैं नॉट बिलीव जैसा करने से नुकसान आपका ही है, उसको सही तरीके से यूज़ करो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या तो आप अच्छे कोई प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, नो फैकोलॉजर या हमारे कॉस्मोलॉजर के पास आओ, तो आपको अच्छे से उसको समझ में आ जाएगा। राइट, वेरी गुड। और जैसे पूरे ब्रह्मांड की बात होती है और उसी में से सारी चीज़ों का निर्माण हुआ, वो वाइब्रेशन हमारे पास आ रहे हैं और वाइब्रेशन से हमारा एक कहने का मतलब मैच होता है और रिजल्ट आने शुरू होते हैं, जो मैंने मोटा मोटी आपकी बातों से जो समझा है वो। तो जब खगोल विद्या या खगोल विज्ञान की बात होती है तो नासा का रोल इसमें कुछ होगा या नहीं होगा? होता है ना, जैसे पूरा कोई भी एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर देख लो या कोई भी एस्ट्रोनॉमी का सॉफ्टवेयर लो, वो JPL FMNIS यूज करते हैं और उसका पेरेंट तो नासा है। तो नासा और जो हमारा इसरो है, वो सारे लोग कॉस्मोलॉजी को अलग, उनका व्यू अलग है। जो थॉट प्रोसेस है वो अलग है, तो वो अलग तरीके से उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। शास्त्र का थॉट प्रोसेस अलग है। शास्त्र तत्व के साथ चलता है, साइंस तत्व को लिए बिना चलता है। जैसे आपके वहाँ रोटी बनती है तो रोटी का स्वाद और रोटी में से जो मिलने वाले आपको विटामिन है या जो भी है न्यूट्रिलाइज, वो सब जो आपको रेस्टोरेंट में मिलेगा वो रोटी में भी वही मिलेगा। आपके वहाँ कोई अगर कुक आता है वो भी बनाएगा वही मिलेगा, बट उसके अंदर का संतोष आपकी बीवी बनाएगी, आपका बहन बनाएगी, आपकी माँ बनाएगी, उसमें ही आएगा। वो संतोष वाली जो फैक्टर है उसको बोलते हैं तत्व। जैसे मेरी बहन US रहती है, तो वो आएगी बहुत साल, तो मैं उसको एकदम गले लगा लूंगा, मेरी वाइफ को भी गले लगा लूंगा, मेरी माँ को भी मैं गले लगा लूंगा, मेरी एक फ्रेंड को भी मैं गले लगा लूंगा। तो वो फिजिकल प्रोसेस तो सेम है, पर उसके अंदर का तत्व, वो तत्व शास्त्र समझता है और उसके साथ शास्त्र शुरू होता है, और साइंस वो तत्वों को नहीं समझता है। तो दोनों सच की शोध में ही है और सच ही ढूंढ रहे हैं और सच के साथ ही जा रहे हैं, बट ये तत्व के साथ जा रहा है शास्त्र और साइंस उसके साथ नहीं जा रहा है। राइट, वंडरफुल, यानी वेरी थॉटफुल। और कहने का मतलब सारी चीजें जब आपसे बात होती है तो बिलीफ लेवल इसीलिए तो बढ़ता है कि लॉजिक के साथ बात होती है। नहीं, वही है। देखो, ऋषि मुनि अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड में आपको बोल देता हूँ, पृथ्वी की जो गति है, हमारे पास आप लोग दो समझते हो, तीसरी भी गति है कि उसकी एक्सिस घूमती है। वो हमें, जैसे मैंने बताया ये 600 साल पहले एरिस्टोटल और वो वाला, ऐसे तो मैं बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा। 500-600 साल पहले पता चला कि एक्सिस ऑफ अर्थ भी हो रहा है, और वो हम 15,000 साल पहले लिखते थे, और कुंडली 15,000 साल पहले हम वो एक्सिस का कैलकुलेशन करते हैं, जो 26,000 साल की साइकिल है। इतना माइन्यूट कैलकुलेशन अगर ऋषि मुनि कर सकते थे, तो उसकी सोच, उसकी स्ट्रेंथ समझ लो। तो वो जो कह के गए हैं उसको आप डिनाई करो, नॉट बिलीव करो, उससे अच्छा उसका एक्सपेरिमेंट करो और क्या कहना चाहते हैं वो समझो, तो बहुत अच्छी तरह से आप लाइफ जी पाओगे, उसका यूटिलाइज कर पाओगे। इट्स अ प्योर साइंस, मोर देन साइंस, और आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए एस्ट्रोलॉजी इज द बेस्ट टूल। मैं ऐसा नहीं बोलता इट्स ओनली टूल, इट्स द बेस्ट टूल। बहुत सारे टूल है जिसमें से एक बेस्ट है,
और बेस्ट है। उसके साथ अगर आप अपना लाइफ प्लान करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो मौलिक जी, हम लाइफ प्लान करते हैं, हम किसी भी जर्नी में आगे जाते हैं, जैसे आपने भी अपनी एक जर्नी स्टार्ट की थी जब आप इंजीनियरिंग में थे और वहाँ से लेकर आज यहाँ तक पहुँचे। तो जर्नी के दौरान कभी भी जर्नी स्ट्रेट तो होती नहीं है, हाँ। अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आते हैं। तो अप्स में तो बंदा मजे कर लेता है, मजे। लेकिन जब अपना डाउनफॉल आता है, जब हम किसी ऐसी स्ट्रगल वाली पीरियड से निकल रहे होते हैं, तब उस टाइम पे एक मेंटर का होना या फिर जरूरी एक है। ऐसे ऐसे पर्सन का होना जहां जाके आप अपनी बातें कह सको, उसका कितना इम्पोर्टेंस है, और आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जिसके साथ आप ये सारी चीजें शेयर करते थे? अलग अलग फेज में बहुत लोग उन्हें मदद किया है। जैसे कभी कभी विवेक जी ने भी बहुत मदद किया है हमारे। जैसे कभी क्या होता है तो उनके परसेप्शन से कभी हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है, तो हम अच्छे दोस्त के पास जाते हैं जो हमारे लिए कुछ अच्छा सोचता है, तो हमें गाइड करता है। वैसे मेरे गुरु जी है जो अभी उन्होंने पृथ्वी को अलविदा कहा है, तो वो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हर वक्त मेरे साथ रहे थे। वो टॉर्च करते थे, मैं कोई क्वेश्चन लेके जाता था तो बता देते भाई ये बेटा ये कर ले। तो मेरे फादर है, अच्छे दोस्त है, वो लोग मेंटरशिप करते हैं और ज़रूरी ही होता है। मैं सबको बोलता हूँ कि आपकी लाइफ में मेंटर्स बहुत ही नीडेड है, और एक नहीं, हम तो बहुत सारे मेंटर्स, मैं तो मानता हूँ कि आपके लाइफ में होने चाहिए एटलीस्ट 4-5 मेंटर्स हर फील्ड के एक्सपर्ट। हाँ, नहीं तो आपके लिए बहुत अच्छा सोचने वाला, भले वो एक्सपर्ट। जैसे माँ, मेरी मदर को कुछ नहीं पता है ना बिजनेस के बारे में कुछ, पर उसको जाके बोलेंगे तो उसकी फीलिंग और तो मुझे बोलेगी ना, नहीं बेटा तू ये रहने देना, नहीं मन आता मत कर। तो वो भगवान बुलाता है या जो भी बोल दो, तो अच्छी फीलिंग से वो मेंटरशिप हो जाती है कि भाई नहीं छोड़, इनका सिग्नल आ गया, नहीं करना है, तो कभी कभी हम बच जाते हैं। हम उसे ऑरा एक्सपर्ट्स बोलते हैं। हाँ, तो नहीं बात सही है। जैसे मैंने बोला, मेरे को पता है कि जब मैं इसे फर्स्ट टाइम पब्लिक स्पीकिंग गया था तो थोड़ा टिप्स इनसे भी लेके गया था, तो उस टाइम पे वो जरूरी है। आई एम द बेस्ट एट एस्ट्रोलॉजी, बट मैं वहाँ पे नहीं था, तो विवेक जी है, ऐसे दोस्तों ने मुझे गाइड किया, तब मुझे उसमें से अच्छा रिजल्ट मिला। तो हर जगह आपको एक मेंटर की जरूरत है। राइट। और जैसे कि आज की हमारी बातचीत की शुरू में मैंने एक पॉइंट रखा था कि अगर डॉक्टर आपको अपनी ट्रीटमेंट देने से पहले ये कहे कि भैया आपकी कुंडली दिखाओ, हाँ, तो ये कुछ बातें जो है वो शायद हमारे व्यूअर्स को अजीब लगेगी, लेकिन मैं जानता हूं कि आप इस फील्ड में, यानी मेडिकल साइंस को साथ में रख के, ज्योतिष शास्त्र को यूज करके कैसे हम किसी भी ह्यूमन बीइंग को ट्रीट कर सकते हैं, एक हीलिंग प्रोसेस दे सकते हैं, उसके बारे में आपने बाकायदा रिसर्च किए हैं, डॉक्टर्स की एक टीम खड़ी की है, और पूरी जो आपकी प्रोसेस है थोड़ा उसके बारे में बताएं। हमारे वहाँ यहाँ अभी एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी सभी मेडिकल फील्ड से मेरे वहाँ लगभग, हमारे वहाँ 20-25 लोगों की एक टीम है जो बाकायदा उनके फील्ड में एक्सपर्ट है, और एस्ट्रोलॉजी हमारे साथ सीख के मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे बहुत काम कर रहे हैं। अभी हमने गुजरात गवर्नमेंट का साइंस डिवीज़न है उसका GBRC, उसके साथ मिलके आर्थराइटिस पे रिसर्च किया, और आर्थराइटिस पे जो हमने थीसिस दी थी वो 87% उसका रिजल्ट है। तो हम अभी इनफर्टिलिटी पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे आयामों पे हम काम कर रहे हैं जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है, और उसके बाद उसकी रेमेडीज़ पे भी हम काम कर रहे हैं। हमने हर्ब्स डेवलप किया है, तो हम उसको भी एक जो हमारा वर्ल्ड वाइड गाइडलाइन है उसके हिसाब से टेस्टिंग करते हैं, और उसके बाद हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं और देते हैं, तो वो हमारा क्लाइंट है उसको बेटर रिजल्ट देता है। तो आज लाइफ के हर पार्ट में एस्ट्रोलॉजी आपको मेडिकली भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारा काम करते हैं, हमारा रिसर्च सेंटर है, हमने एक छोटा सा लैब बनाया हुआ है, वहाँ पे फार्मासिस्ट आते हैं, वहाँ पे साइंटिस्ट आते हैं, अपना अपना नॉलेज देते हैं, शास्त्रों को हम बहुत मनोमंथन करते हैं, थोड़ा तर्क वितर्क करते हैं, फिर उसी का एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये पूरा प्रोसेस करके हम रिजल्ट देते हैं। तो अभी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा नॉलेज बेस है, बहुत सारा चीज़ों का हमारे पास प्रिडिक्टिव टेक्निक हो गया है, हमारे पास उसकी रेमेडीज आ गई है, और वही चीज़ हम हब्स के थ्रू भी हमारे क्लाइंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। राइट। सो WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आप उसको गाइडलाइन जो बोलते हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइन,
उसके साथ में चलते हुए ये पूरी प्रोसेस हो रही है। हाँ, हम इसलिए थर्ड पार्टी ही रिसर्च करवाते हैं। जैसे हमने कर दिया है, तो अभी हमने बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी है, उनको ही हमारे हब्स टेस्ट करने को दिए थे। ओके। और उन्होंने जो भी गाइडलाइन जरूरी थी, उसी गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने हमें सर्टिफिकेशन दिया है। तो उस हिसाब से ही हम काम करते हैं। सिर्फ हम ऐसा नहीं कि होगा, हम उसको बाकायदा उसका पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिजल्ट लेते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। जब ट्रायल एरर है तो ट्रायल एरर करते हैं। तो हर फेज से हम उसको पास करके उसके बाद ही हम उसको गाइडेंस देते हैं। क्योंकि देखो, इनफर्टिलिटी आज बहुत बढ़ रही है और उसका इम्पेक्ट 2 फैमिली पे होता है। राइट। तो मैं चाहता हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप कुंडली मिलान करोगे तो आपको पता चलेगा। फिर से फैकोलॉजर नहीं, एस्ट्रोलॉजर या कॉस्मोलॉजर के पास जाओ, प्रॉपर गाइडेंस लो, प्रॉपर करो, तो आपकी लाइफ में बहुत कम प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। नहीं आएंगे ऐसा नहीं बोलता हूँ, बट कंट्रोल्ड हो जाएगा। यानी आप प्लान कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। राइट। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इसके बारे में कुछ रिसर्च कर रही है क्या? गवर्नमेंट ऑफ गुजरात डायरेक्ट नहीं कर रही है, पर थैंक्स, गवर्नमेंट ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। जैसे हमारा AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उनके लिए भी हमें ग्रांट मिली हुई है। प्लस हमें जैसे अभी उनके डिपार्टमेंट GBRC के साथ भी हमारा काम चल रहा है, उनके साथ हम रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट के साथ मिलके। अभी हमारे दूसरे 2-3 गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके साथ हमारा बात चल रही है। तो हम साइकोलॉजी, फॉरेंसिक पे भी हम उस पर रिसर्च करेंगे। तो गवर्नमेंट हमें इनडायरेक्टली बहुत कुछ सपोर्ट हमें उनसे मिल ही रहा है। और जब थोड़ा डायरेक्टली आएगा तब बहुत इसमें और फैला अच्छा काम होना शुरू हो जाएगा। आपने वो ये सब रिसर्च किया है और प्रिडिक्शन करते हैं। मुझे एक चीज़ और आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था और सुन रहा था, तो आपने फुटबॉल मैच भी प्रिडिक्ट की है और आप क्रिकेट भी प्रिडिक्ट करते हो। हाँ, करते तो हैं। ये कैसे होता है? सीखने आ जाओ। उसके लिए ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है। 3 प्रकार का होता है एस्ट्रोलॉजी के, 3 पार्ट, एक सिद्धांत, संहिता, होरा। सिद्धांत मतलब एस्ट्रोनॉमी है, मैथमेटिक्स है, प्रिंसिपल्स है। होरा, अरे संहिता मतलब मुंडेन, जो आपका वेदर प्रिडिक्शन है, या आपका इलेक्शन प्रिडिक्शन है, ये जो होता है क्रिकेट, फुटबॉल, शेयर बाजार, वो संहिता एस्ट्रोलॉजी में है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। होरा मतलब आपका मेरा देखने का। तो मैं कोर सिद्धांत और संहिता का बंदा हूँ और उस पर मेरा बहुत रिसर्च चलता है। तो मैं क्रिकेट, फुटबॉल भी करता हूँ। फुटबॉल प्रिडिक्शन वर्ल्ड कप 2006 का मैंने ESPN स्टार स्पोर्ट पे प्रिडिक्ट किया था, पूरे वर्ल्ड ने देखा, वो भी 90% एक्यूरेट है। मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल गेम ऑन द अर्थ इज अ फुटबॉल, पर हम 20 साल से उसको 90% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इवन क्रिकेट को, इवन टॉस को। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि जैसे हाथी ने चींटी को हरा दिया, वो प्रिडिक्शन का मतलब नहीं है। हम प्रिडिक्शन ऐसा करते हैं कि भी आज बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को हराएगा, और वैसे 90% प्रिडिक्शन हमारे एक्यूरेट है। क्या बात। जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है वही हम प्रिडिक्ट करते हैं, और उसमें भी हमारा एक्यूरेसी 90% है। इवन टॉस हम बताते थे, प्लेयर परफॉर्मेंस बताते हैं, आज कौन परफॉर्म करेगा, कौन नहीं परफॉर्म करेगा, और उसकी 80-90% एक्यूरेसी होती है। और आज तो मैं नहीं, मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं। अच्छा, और वो भी वही एक्यूरेसीज है। शेयर बाजार ले लो, कमोडिटी बाजार ले लो, आप क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो। और क्योंकि मैंने बताया ना, सारे ब्रह्मांडीय वाइब्रेशन, कॉस्मोलॉजिकल वाइब्रेशंस की ही बात है, और उसी हिसाब से चलता है। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, उसमें बहुत बड़ा पार्ट उसका भी है। कर्म भी है, कॉस्मोलॉजिकल वाइब्रेशन भी, और प्रारब्ध भी है। तीनों मिलके ही रिजल्ट आता है। बहुत बढ़िया। लेकिन जो बातें अभी आपने बताई, सच में बहुत दिल करता है कि इसको मान लूं और हो जाए बस ऐसा कि आपसे कुछ टिप्स लेके दिन भर में, यानी रूटीन नॉर्मल लाइफ के अंदर कुछ ऐसी टिप्स मिल जाए कि अगर मुझे अपने रूटीन काम में, मान लो मैं कुछ लिख रहा हूँ तो उसके अंदर, मैं कोई ट्रेनिंग ले रहा हूँ तो उसके अंदर, या हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या कोई जॉब कर रहा है, या कोई क्या अपना कुछ काम कर रहा है, कोई क्रिएटिव फील्ड में है, क्या ऐसी कुछ टिप्स हो जाए कि वो अपना काम प्लान कर सके और अच्छे से अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सके? कुछ ऐसी टिप्स। वैसी टिप्स में जैसे मैंने बताया, तो जैसे आपने आप मेरी मोबाइल ऐप यूज ही कर रहे हो, तो मौलिक भट्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ पे प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। फ्री में हम स्टार पावर, कॉस्मो वाइब्स देते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग आपका प्लान करके देख लो। जिस दिन आपका नेगेटिव है स्टार पावर, उस टाइम पे आप प्रिकॉशनली काम करो, या तो अवॉइड करो। और जहाँ पे अच्छा है उस दिन करो। आप भी देखो, जैसे आपका वर्कशॉप है, सेमिनार है, आप उस हिसाब से प्लान करके देख लो। राइट। आप ऑफ सीजन में भी करोगे तो भी आपका हॉल भरा हुआ होगा।
राइट अच्छा क्योंकि एनर्जी आपको काम करना शुरू करेगी। राइट हमारे जो कॉमन फ्रेंड है तेजस भाई को पूछ यस लेना, यस यस मैंने उनका ऑफ सीजन में बोला था ये आपका टाइम अच्छा है, तो बोले नहीं। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और 10,000 बुक प्री बुक्ड लॉन्च हो गई थी। राइट राइट तो वो बोले यार ये तो पिछले चमत्कार। 4 सालों में 3 महीने सबसे अच्छे तो ये गए मेरे Right. ऑफ सीजन वाले। राइट तो जब काम होने वाला है तब आप करो। अब वो ऑफ सीजन बोल के छोड़ ही देता तो नहीं होता। इसलिए हम लोग ना कर्म कब करना है और कौन सा कर्म करना है वो आप एस्ट्रोलॉजी के हेल्प से करो, कर्म आपके हिसाब से करो, यानी जब लोहा गर्म है तब हथौड़ा मारो, मारो। यस तो रिजल्ट आ जाएगा। अब लोहा गर्म कब गर्म है और कहाँ वो लोहा आप गर्म है बताओगे। वो हम बता देंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातें हुई। और सच में हमारे जो व्यूअर्स हैं वो मौलिक भट्ट का जो रिसर्च है उसके ऊपर जरूर गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे। और आपकी यूट्यूब चैनल के बारे में भी बताएं सर। कॉस्मोगुरु नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा वेबसाइट है वो भी cosmoguru.com के नाम से है। ओके कॉस्मोगुरु इंस्टीट्यूट हम चलाते हैं, कॉस्मो रिसर्च फाउंडेशन हमारा रिसर्च का काम है, राइट कॉस्मो कुंडली हमारा सॉफ्टवेयर है। राइट तो हम ऑटोमेशन में भी है, हम सर्विस में भी है, हम रिसर्च में भी है, हम इंस्टीट्यूट में भी है। यानी ये फील्ड का हम पूरा रिसर्च टू रेमेडीज आपको हम देते हैं। कॉस्मोगुरु में किसी को भी वेलकम है। अगर Right. इसको एस्ट्रोलॉजी को प्योर साइंस की तरह समझना है तो आपके व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। राइट कोई अंधश्रद्धा को स्थान नहीं है, नहीं, प्योर अंधविश्वास और साइंस है, अंधश्रद्धा। प्योर लॉजिक है। और इसे कैसे पॉजिटिवली लेके हाँ। जीवन में आगे बढ़ने की बातें अगर जाननी है तो हमारे जो स्पेशल आज के गेस्ट है मौलिक भट्ट, आपके लिए सही नाम है द कॉस्मो गुरु मौलिक भट्ट। थैंक यू सो मच सर। you. आपका आज का ये जो हमारा पॉडकास्ट है न सिर्फ हमारे व्यूअर के लिए लेकिन हमारे लिए पर्सनली, देखो मैं आपके साथ कई बार बैठा हूँ, कई बार जब भी हम ये बातें करते हैं ना तो सच में एक नई बातें हर बार जानने को मिलती है। और मेरी बिलीफ हर बार एक पॉइंट ज़्यादा बढ़ जाती है। और ज्योतिष शास्त्र सही में हमारे वेदों के साथ जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट अहम बहुत हिस्सा है, अहम हमारी हिस्सा है। संस्कृति का हिस्सा है। और आप हमारी इस संस्कृति की धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं, इस बात को लेके बहुत प्राउड फील होता है। इसलिए भी प्राउड फील है कि आप हमारे करीबी दोस्त हैं। और ऐसी ही व्यक्तित्व को और हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में बुलाते रहेंगे। और हमारे पॉडकास्ट के अंदर जब हम आपके ये व्यूज़, लोगों के कमेंट्स आएंगे, वो कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं ज़रूर आपसे फिर से मशवरा करूंगा। Definitely, अगर anytime. कोई कुछ पूछना चाहता है कमेंट्स के माध्यम से तो हम बिल्कुल आपको आंसर भी करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने आज इतना समय you. दिया और बहुत बढ़िया तरीके से आज आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। थैंक यू। Thank you. शुभम। शुभम।